पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज एक कुंडली लेकर के आया हूँ, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कहीं नहीं जाना है। पृथ्वी में गंधमय हूँ, गीता जी के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? पृथ्वी में गंधमय हूँ। तपस्वियों का जो बल है, जो तपश्चर्या का बल है, वो बलमय हूँ, और अग्नि में उसका तीव्र और उसका जो ऊष्मा है वो मैं। कल के भी श्लोक में लगभग यही अर्थ था। पर हर जगह भगवान ही हैं, वो सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न हैं। मतलब कहने का क्या है कि आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह निसंदेह उसमें परमात्मा की निहित स्थिति बनी हुई है, उसमें परमात्मा जरूर ही व्याप्त है। आप जो अगर सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा है या कर्म 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 ही सब कुछ है, तो निसंदेह उन्होंने कर्म करने का आदेश दिया है। उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही है कि आपको कर्म करने के अनुकूल वही कर्म ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे वेदों में कराने को कहे गए हों या करने को कहे गए हों। वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत जो कर्म हैं वही कर्म करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली यूं ही काटते चले जाओ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं जाना है, बड़ा आनंद आने वाला है। 1 घंटे का तो ये कार्यक्रम होता ही है, तो सब कुछ निपट लीजिए, देख लीजिए दाल पका की नहीं और रोटी बनी की नहीं, और इत्मीनान से बैठ जाइए। मैं यूं आ गया हूं और यूं शुरू कर देता हूं। पंचांग सबसे पहले बताऊंगा और ये कार्यक्रम अंतिम तक देखना है। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, देख लीजिए, वो आपके समझने के ऊपर निर्भर करता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2052, शक संवत 1918, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं इत्मीनान से बैठ गया हूं। अभी बैठ जाओ जगह लेके अच्छे से, और हल्ला नहीं। तो 2052 और शक संवत 1918, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है, उस संवत्सर का नाम विरोधी संवत्सर है। विरोधी संवत्सर में जन्मे लोग प्रतिक्रियावादी तो होते ही हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। लेकिन एक बात है कि वो तुरंत ही सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, और जैसे जैसे उनके स्टेप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके प्राप्त करने के अंदर की जो भूख है वो बढ़ती जाती है। और कई बार वो दूसरों से कंपटीशन ना रखते हुए अपनी धुन में लगे रहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। कभी किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना चाहते, और उनकी तुलना जब किसी से की जाती है तो उन्हें बुरा भी लगता है। आगे बढ़ने पे पता चला दक्षिणायन में जन्म, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो सकता है, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं, व्यक्ति का जीवन प्रभावित भी हो सकता है, व्यक्ति को कई बार समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति अपने काम के लिए आलसी होगा, पर वही काम अगर दूसरे किसी का होगा तो आलसी नहीं होता है और तुरंत तैयार हो जाएगा। इसका एक सीधा सा प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति जो है वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को सामान्य और संतुलित या संतुलन बनाने का या संतुलन कायम रखने में सक्षम होता है, या उसके पास ऐसी अवस्था है या उसके पास ये क्षमता है कि प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति में वो अपने आप को बराबर बना सके। ऐसी स्थिति है। मंगलवार कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, इसको समझते हैं। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो थोड़ा हठी है, थोड़ा क्रोधी है, थोड़ा तमस तत्व की प्रधानता वाला है, वाणी में कठोरता हो सकती है, और संतान उत्पत्ति की समस्या नहीं हो सकती है। कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा जो होंगे वो शुभग्रह होंगे। मंगलवार को जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा सा उग्र, थोड़ा व्यग्र, थोड़ी चिंता ज्यादा करने वाला, तुरंत ही एग्रेसिव भी हो जाता है, पर बाद में पश्चाताप भी करता है। डोमिनेटिंग नेचर का है, झंडा अपने हाथ में रखना चाहता है, और प्रतिक्रिया तुरंत देना भी कई बार भारी पड़ सकता है। इस वजह से इसे सामान्य बनाने का प्रयास व्यक्ति को कर लेना चाहिए।
रोहिणी नक्षत्र ये बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा, जो व्यक्ति को हमेशा ही जो भी चीजें जो अगर गड़बड़ होंगी उसको ये नक्षत्र उसकी भरपाई करने की क्षमता और योग्यता रखता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, प्रशस्त है, बुद्धि से युक्त है, तार्किक बुद्धि का है, सुंदर है देखने में, व्यवसाय भी कर सकता है और पदस्थ अधिकारी भी बन सकता है। प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति को ये भरा पूरा और सुडौल शरीर का, अच्छे काव्यों को पढ़ने वाला, सब पुरुषों के साथ उठक बैठक और उठ बैठ करने वाला और अपने से श्रेष्ठ लोगों से हमेशा ही संबंधों को बनाने वाला होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ता हूं, वरीयान योग, ये बड़ा अच्छा है, व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट और बड़ा ही शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही व्यक्ति प्रयास करता है। वरीयान योग में जन्मे लोग मंद बुद्धि के नहीं होते, कोमल स्वभाव के होते हैं, श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने का और निरंतर ही विकासशील गति से जीवन को एक नई ऊंचाइयां और नया आयाम देने का प्रयास भी करते हैं। ये वरीयान योग बड़ा अच्छा माना जाता है। वैश्य वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति के मन में राजसिक और तामसिक प्रभावों का या दोनों का मेल देखने को बनेगा। मतलब एक बात कि व्यक्ति जो है वो 16 कलाओं से युक्त है। अब भगवान तो कोई हो नहीं सकता, पर व्यक्ति के पास क्रोध भी है, दया भी है, क्षमा भी है, साम भी है, दाम भी है, दंड है, भेद है, संपूर्ण जो है वो प्रभावों का मालिक है। मतलब उसको जहां जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा काम उसके साथ, अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये भी हस्तक्षेप करेगा, अगर कोई इसके काम में छिद्र निकालता है तो ये भी छिद्रान्वेषी हो जाता है। पर परिवार का, घर का मालिक होता है, वाणी का गंभीर होता है, निर्णय सुनाने वाला होता है और बड़े ही अच्छे बुद्धि का होता है। एक बात और कहूंगा, यहाँ पे व्यक्ति जो है वो कई बार नियम अपने लिए ही बनाता है, क्योंकि लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न का होता है। तो अगर आप लग्न को थोड़ी देर के लिए अगर मैं किनारे रखूं, तो अगर पंचांग को ही समझते हैं तो क्या सबसे अच्छी बात होती है पंचांग में? पंचांग की सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है जो व्यक्ति को एक पैसे के लिए भी तरसाएगी नहीं, बेचैनी नहीं देगी और व्यक्ति का कोई भी काम रुकेगा नहीं, उसके सारे काम हो जाएंगे। और एक पक्ष और भी खुलता है कि मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव जो है वो उग्र है, तो इनको अपने इस चीज पे थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण समस्या कई बार बढ़ सकती है या जीवन में एक जद्दोजहद की स्थिति भी बनती है। कई बार आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते और इसी का नाम जीवन भी होता है। जीवन इसी को कहा जाता है जहां आप परमानेंट एक जैसे नहीं होते। उसमें दो चीजें और भी अच्छी हैं, जैसे ब्राह्मण वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण राक्षस गण का प्रभाव थोड़ा कम है, व्यक्ति के अंतर्गत राजसिक गुणों का प्रभाव है, तामसिक गुणों का प्रभाव है। तो रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता होने के कारण व्यक्ति जो है वो भौतिकीय सुखों के पीछे भागने वाला है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लालायित है और इंद्रियों के सुख के पीछे वो हमेशा जो है वो भोग में लिप्सा उसकी है, बनी रहेगी। और अच्छी बात क्या है, वरीयान योग इस कुंडली का एक बड़ा अच्छा योग बना जाएगा और ये पंचांग को मजबूती देने वाला होगा, जहां व्यक्ति को हमेशा ही प्रैक्टिकल माइंडसेट का बनाने वाला और बड़ा बेहतर बना देता है। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब आपको मैं यहीं पे रोक करके इस कुंडली को लेके आता हूं। इस कुंडली के सबसे पहले मैं आपको 5 महत्वपूर्ण चीजें बता दूं अगर, तो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये 8वें नंबर की राशि है, जो 8 बना है यहाँ, वो मूलतः यहाँ की राशि है जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती है। तो 8 नंबर की राशि लग्न में बनी, वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि होती है और रोग की राशि इसे कही जाती है, बिच्छू जो डंक मारता है। तो व्यक्ति जो है वो नियम कई बार अपने लिए बनाता है। जल तत्व की राशि होने के कारण व्यक्ति के जो है वो प्रगति के जो प्रभाव होते हैं या प्रगति का जो रास्ता होता है वो कई बार धीरे धीरे सा होता है, क्योंकि जल के अंदर का एक सार्वभौमिक गुण ये होता है, मैंने पहले भी कई बार ये बात कार्यक्रम में कही है कि जैसे गंगा नदी अविरल धारा बह रही है, लेकिन उसके रास्ते में अगर कोई गड्ढा आएगा तो पहले वो उस गड्ढे को भरेंगी, फिर गंगा मैया आगे बढ़ेंगी। तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति पहले उस काम को समेटना चाहता है, ठीक करना चाहता है, गलतियां नहीं करता है, याददाश्त क्षमता अच्छी होती है, बुद्धि प्रबल होती है, प्रखर बुद्धि का होता है, तार्किक क्षमता उसकी अच्छी हो सकती है। उसके प्रभावों में कई बार जो है वो ऐसी स्थिति देखी जाती है कि वो नियम स्वतः खुद के लिए ही नहीं बनाता, दूसरों के लिए बनाता है। वो स्वयं प्रशासक की भूमिका में होता है, जहां उसको कुछ विशेष छूट सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, देश के द्वारा या शासन तंत्र के द्वारा मिला होता है।
इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है वो पदस्थ अधिकारी बन सकता है और ऊंचे पदों पे, जैसे किसी खान का मालिक हो जाए, खान में खाद्यान्न में, संवैधानिक पदों पर, उसके बाद किसी कंपनी का मालिक हो जाए, मैनेजर हो जाए, उच्च पदस्थ अधिकारी बने। तो ये सारे क्षेत्र जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं, शासन तंत्र होते हैं, और उसके बाद आप जो मेरे पास तो कई बार शब्द ही नहीं बनते हैं, जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों में बड़े अच्छे पद वाला हो जाए, विभूषित हो जाता है, उसको सरकार से हमेशा ही प्रमोशन मिलता रहे, प्रमोदित होता रहे और हर्ष उल्लास के साथ उसका जीवन बीतता जाता है। धन की समस्या नहीं होती है। देर से आरंभ होना शुरू होता है धन, कई बार जीवन में देर से आना शुरू होता है, और कई बार ना चाहते हुए भी कई बार विषम परिस्थिति में उलझना पड़ता है, या कई बार आर्थिक पक्ष जीवन के आरंभ में जब वो व्यक्ति माता पिता के ऊपर आश्रित होता है तो बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित होते देखा जाता है। तो ये बात बनती है। ये लग्न का टोटल प्रभाव मैंने बताया। अब इनकी कुंडली में कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले बुरी चीज बाद में बताऊंगा, पहले अच्छी बता दूं। सूर्य यहां बैठे हैं और चंद्रमा यहां बैठे हैं, मतलब सूर्य से आप देखें अगर तो चंद्रमा 8वें बैठे हैं। यह पुणफल का सिद्धांत कहता है कि सूर्य से अगर चंद्रमा गिनने पर 8वें हो तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब व्यक्ति जो है वो धनी मानी होता है, प्रभाव से संपन्न होता है। कई बार सूर्य अगर देख भी लें चंद्रमा को तो भी यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि दे देते हैं। यानी कि ये एक अच्छी बात है, जो व्यक्ति की कुंडली में एक विशेष प्रकार के योग का निर्धारण कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात दूसरी, कि जो लग्न के अधिपति हैं वो गुरु से देखे जा रहे हैं, जिनकी उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है, और वहां से वो अपनी जो भाग्य का कारक है वो अपनी राशि का बैठा है और उसे देख भी रहा है। यानी कि अगर लग्न का अधिपति, ध्यान से समझिए मेरी तरफ, इधर देखिए, लग्न के अधिपति आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति से देखे जा रहे हो, और किसी भी तरीके से अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध भाग्य भाव से बन रहा हो, जैसे कि यहां बन रहा है। अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ 4 नंबर लिखा है जो कि गुरु की उच्च राशि है, और गुरु स्वग्रही होकर के वापस उस भाव को देख रहे हैं, लग्नेश को। तो ये एक अच्छी बात है जो व्यक्ति को धन, भाग्य, पितर, संतान, भाग्य का लाभ, डिग्री का लाभ, श्रेष्ठ पदों पे जाकर के विभूषित होने का लाभ, ये सब सारी चीजें, या व्यक्ति अगर स्वयं का भी व्यवसाय करेगा तो बड़ा अच्छा व्यवसाय कर जाता है। मतलब ये बात बनती है। ये दूसरी सबसे अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात कि शुक्र अगर एकादशवें भाव में नीच के भी होकर के बैठे हैं, लेकिन राहु के साथ अगर बैठे हैं, तो व्यक्ति को संपूर्ण जो भी वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिल जाती हैं चीजें। मतलब आप यहाँ पे ये ना सोच सकते हैं कि, या ये आपको विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलेगी कि नहीं। कई बार आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं जिस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजों से आपको नहीं, इस तरीके का विचार दिमाग में नहीं लाने चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है कि आपको सारी चीजें प्राप्त करवा देंगे। चौथी सबसे अच्छी बात है इस कुंडली में कि शनि जो है वो जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इस कुंडली में वो अच्छे इस वजह से हो जाएंगे क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, और साथ ही साथ ये तृतीय भाव के अधिपति होकर के त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। मैंने एक कार्यक्रम करके बात कही थी अभी 1-2 दिन पहले ही कि अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति या जन्म कुंडली के मारक या कमजोर ग्रह या अकारक ग्रह अगर कुंडली के त्रिकोण और केंद्र से संबंध बनाते हो, या फिर वो अगर उस कुंडली के कारक ग्रह के द्वारा या नवांश कुंडली में अगर आप इसी शनि को देखते हैं तो वो उच्चाभिलाषी हो जा रहे हैं, मतलब 6 नंबर में चले जा रहे हैं मित्र की राशि में, तो वो ग्रह अपनी दशा काल में अच्छा परिणाम देता है। तो इस हिसाब से भी शनि यहाँ पे, एक तो इनको अपना नक्षत्र मिला है, नीचाभिलाषी है तो कुछ कमजोरियां भी रहेंगी, लेकिन वो गुरु से ग्रह केंद्र में है, इस भाव से पीछे 4 घर गुरु बैठे हैं तो इस भाव का बल भी बढ़ेगा, और ये भाव आगे पीछे खाली है तो कुछ कमजोरी भी इस भाव को बनेगी, ये तो आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ये बात तीसरी नहीं चौथी सबसे अच्छी बात हो जाती है। ऊपर से मंगल इस भाव को देख रहे हैं जो कि इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं, तो लग्न के अधिपति अगर दशम में बैठ करके तो दशम का कुछ गुण विकसित करेंगे, तो व्यक्ति के प्रभाव में और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में सहयोगी ये शनि मंगल का प्रभाव रहेगा। व्यक्ति को अपने गलत संगति से कभी कभी बचना चाहिए, गलत लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नशाखुरानी का शिकार व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, नशे की लत से मुक्त अपने आप को रखना चाहिए, गंदी और गलत चीजों के संपर्क में जाने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति कई बार काफी दूर चला जाता है और फिर वहां से लौटना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है।
इस कुंडली में पांचवी सबसे अच्छी बात है, लग्न के अधिपति का दशम भाव में बैठना, दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ मित्र की राशि में बैठे हैं और गुरु जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, जो कि इस कुंडली के धन और पंचम के अधिपति हैं, जो व्यक्ति को धनवान भी बनाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ भी देंगे। हाँ, एक बात तो है कि द्वितीय भाव में गुरु के अकेले बैठने से वो भाव थोड़ा कमजोर जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ लाभ भी होंगे जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं। अब आइए मैं आपको इस कुंडली के, मैंने सबसे पहले तो चर्चा करी कि पंचांग बताया, उसके बाद जो है वो पंचांग के बाद उस पंचांग की अच्छी बातें बताई, उसके बाद आपको आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है उसके बारे में चर्चा करी, और उसके बाद अब जो है वो आपको बता देता हूं कि ग्रह की स्थिति कैसी है। ये आपकी कुंडली के 5 सबसे अच्छी बातें हैं जो आप जिसका लाभ ले सकते हैं। अब आपको मैं आपकी कुंडली का ग्रह प्रभाव बता देता हूं। अब आइए, आपको सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में भगवान राम की स्थिति बता देता हूं। भगवान राम कौन है? स्वयं आपकी कुंडली में उपस्थित सूर्य आपकी कुंडली के भगवान राम के रूप में उपस्थित हैं कुंडली में, और ये व्यक्ति को मर्यादा में रह करके, संतुलन पैदा करके जीवन जीना और सत्कर्म करने के कारक भी कहे जाते हैं। बैलेंस बनाना, सूर्य बैलेंस के कारक होते हैं, जो आत्मा के प्रतिनिधित्व करता भी होते हैं। आपकी कुंडली के लिए सूर्य जो जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 12 डिग्री 9 कला, स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र, बुध और सूर्य एक साथ युति में, बैंकिंग का कारक हो जाएगा यहाँ पे प्रभाव, और व्यक्ति बैंक में काम भी कर रहा है, तो यहाँ पे बुद्धादित्य योग का बनना। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य राहु के नक्षत्र में युवावस्था के बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में कि किसी भी ग्रह से प्रभावित नहीं, इन पे कोई भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन नीच के बैठे होने के कारण जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, जिस राशि में बैठे हैं नीच के होकर के, उस राशि का अधिपति स्वयं परिवर्तन योग भी कर रहा है बुध के साथ। इस वजह से एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ये कुंडली के लिए उत्तर वृश्चिक राशि है, उत्तर दिशा बड़ी अच्छी रहेगी। अपने जन्म स्थान से आप कहीं भी हो, उत्तर दिशा की तरफ आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। इस कुंडली के लिए 9 अंक बड़ा अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अगर राशियां देखते हैं तो कर्क राशि और मीन राशि मित्र राशियां होंगी। मतलब अगर इन लोगों के साथ या इन शहरों में जाकर के अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, जो इस राशि के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अनुराधा, शतभिखा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे साबित होंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में जो पैदा हुए हैं, आप चंद्रमा के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र में दवाइयां नहीं खानी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में कोई भी नया काम, दान वगैरह करने से बचना चाहिए, ये बात बनती है। तो सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, लेकिन यहाँ पे उनका नीच भंग नहीं हुआ है। पर वस्तुतः आप जरा गौर करें तो सूर्य स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति बहुमुखी हो जाता है और एक अच्छे प्रभावों में विकसित होने वाला होता है। मतलब उसकी जो परवरिश होती है वो बड़ी अच्छी होती है और बहुत ही मजबूती से होती है। पर वस्तुतः व्यक्ति अपने आप से ही स्वतः खिन्न होता है, और अपने ही खिन्नता के कारण कई बार उसके काम रुक रुक से जाते हैं, या फिर कई बार वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेता है या बैलेंस कम बना पाता है। ये बात बनती है। तो मैं क्या बता रहा था, 2-3 चीजें साथ में बता रहा हूं। सूर्य के नीच होने का प्रभाव, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, लेकिन उस राशि के अधिपति उनके साथ निकटस्थ होकर के बैठे हैं, स्वयं भी नीच के होकर के परिवर्तन योग बना रहे हैं। बुध की राशि में बैठ करके शुक्र और बुध का परिवर्तन, ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक भी बनाएगा, प्रणेता भी बनाएगा, प्रभाव से युक्त भी रखेगा और व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएगा। राजसिक गुणों का पालन करने वाला और राजसिक नेचर का भी बनाता है। मतलब व्यक्ति को सारी चीजें मिलने वाली हो जाती हैं। उसके बाद मित्र लग्न कर्क और मीन पर शत्रुता मेष, सिंह और धनु। अब यहां पे जरा गौर करिए तो मंगल जो होते हैं वो, ये व्यक्ति मंगल से प्रभावित है। मतलब ज्यादा ऊंचे कद का नहीं है, फुर्तीला है, राजनीति और रणनीति करने वाला है, ईर्ष्यालु है, क्षमाशील नहीं है, क्षमा गलती से भी नहीं करता है। और जो व्यक्ति इसके साथ अगर कई बार अगर हरकत कर दे, गलत हरकत कर दे, तो कई बार उसको वो जीवन पर्यंत याद रखता है, भूलता नहीं है, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होता है, आलस्य भी है। उसके बाद आप जरा गौर करें तो मंगल की जो दृष्टि होती है, वो मंगल जहां भी बैठते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। इनको 2 राशियों का आधिपत्य मिला होता है, मेष और वृश्चिक। जहां वृश्चिक राशि जो होती है वो इनकी गौण राशि होती है और मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो मंगल जो है वो दशम स्थान में बैठ करके अपने शत्रु के, मंगल जहां भी देखते हैं पूर्णतया जो 7वीं दृष्टि होती है वो कई बार क्रमशः प्रायः बोल रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं,
प्रायः मंगल की जो 7वीं दृष्टि होती है वो अपने शत्रु के घर पे पड़ती है। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो है वो, अब यहाँ से मंगल अगर बैठेंगे लग्नेश चतुर्थ स्थान में तो ये लक्ष्मी योग बनेगा, तो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने का या अपने बल पर कुछ करने का बड़ा जल्दबाजी सा एक जो है वो जुनून सवार होता है कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे खुद से ही सारी चीजें करनी है। तो मंगल यहाँ पे केतु नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को जहां अनुभवी बना रहे हैं, वहीं व्यक्ति जल्दी ही सब कुछ सीखने में तत्पर होता है, तुरंत ही किसी भी चीज को एडॉप्ट कर लेता है, राजनीतिक रूप से बड़ा प्रबुद्ध होता है, बैंकिंग के सेक्टर में काम करता है, उसके बाद खाद्यान्न के क्षेत्र में काम करता है, फसल उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है, जमीन से संबंधित कारोबार में आगे रहता है। किसी भी क्षेत्र में आप स्वर्णकार हो जा सकते हैं, आप बिजली से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, वन विभाग में काम कर सकते हैं, जल विभाग में काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, कोयले की खाद्यान्न के रूप में, लोहे के खाद्यान्न में, तांबे के खाद्यान्न में, इन सब चीज़ों में, किसी दो लोगों को मिलाने का काम हो, घूस पे नौकरी लगाने का काम हो, एजेंट बनने का काम हो, जैसे शेयरिंग का काम, ब्रोकर रेज का काम, ये सारी चीज़ें, मोटर पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक और तकनीक से संबंधित जानकारी, ये व्यक्ति सैनिक सेवा में जाकर के और पदस्थ अधिकारी बन सकता है, ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो व्यक्ति को कमज़ोर कर रही है और दरअसल उसी वजह से व्यक्ति कई बार जो है वो परेशान भी हो रहा है। इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये मानसिक शांति का भाव है, इस भाव के अधिपति नीचाभिलाषी हो रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति जो है वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसको हमेशा इस बात का जो है वो एक प्रभाव दिमाग में रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिल रहा, ऐसा होता है। इस कारण से व्यक्ति जो है वो परेशान है। और वस्तुतः चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, इस वजह से इसका एक छोटा सा प्रभाव यहां से भी रहता है। राहु और केतु, जन्म कुंडली में केतु यहां बैठे हैं, नहीं राहु यहां बैठे हैं, केतु यहां बैठे हैं। आप जरा गौर करिए तो गुरु की दृष्टि लग्नेश के ऊपर से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संतान, संपत्ति, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें, और व्यक्ति के साथ कम से कम उसको मर्यादित होकर के जितना भी काम करना चाहिए उसमें उसका प्रभाव है। लेकिन ग्रह चूंकि नीच का है और षडबल में अगर मैं देख रहा हूं तो ऐसी स्थिति में वो स्वाति नक्षत्र और किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, तो थोड़े कमजोर भी हो रहे हैं। हालांकि बैलेंस है उनके पास, लेकिन फिर भी उतना बल नहीं है। तो नीचत्व भंग अगर नहीं हुआ और 12वें भाव में सूर्य और बुध के बैठने से कई बार व्यक्ति अपने पिता से संबंधों को लेकर के बड़ा ही कमजोर सा होता है, या कई बार पिता का स्वास्थ्य, या कई बार पिता से लाभ, या कई बार पिता का धन व्यक्ति काफी दूर तक चूसता रहता है, या पढ़ाई के लिए हो या फिर पैसों को लेकर के हो, वो कई बार व्यक्ति बहुत दूर तक उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है, पिता के ऊपर या पितृपक्ष के ऊपर, पिता के पक्ष के ऊपर, तो ये बात बढ़ती है। ये सूर्य का प्रभाव, इनकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। इस स्थिति में वो यहाँ पे मंगल की स्थिति, मंगल यहाँ के अधिपति, छठे भाव के अधिपति होकर के लग्नेश होकर के पापी होंगे, लग्नेश होने के बावजूद भी पापक परिणाम देंगे। इस कुंडली में मंगल पापी होंगे, लेकिन गुरु इस कुंडली के लिए कारक होंगे, चंद्रमा कारक होंगे, सूर्य कारक होंगे। कमजोर होंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब प्लेनेट के रूप में शुक्र माने जाएंगे, दूसरे नंबर पे बुध और तीसरे नंबर पे शनि। ये 3 ग्रह इनकी कुंडली में कमजोर। गुरु ठीक होंगे, द्वितीय भाव के और पंचम भाव के अधिपति होने के बावजूद वो मारक नहीं होंगे, और वस्तुतः यहाँ पे मारक के रूप में बुध और शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह, ये चीजें ठीक हैं। राहु की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर वो केंद्र में बैठ जाते तो और भी अच्छी बात होती, पर ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा की अगर आप बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति जीवन पर्यंत चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकता है। राहु की दशा जातक के ऊपर से चल रही है तो लाजवर्त तो स्वतः ही धारण कर लेना चाहिए। शुक्र के साथ हैं तो राहु में शुक्र जब आएंगे तो ये लाजवर्त बड़ा लाभ भी करेगा। और वैसे चंद्रमा भी आपकी कुंडली के लिए भाग्य के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में निर्माण कर रहे हैं। आपकी कुंडली में वृषभ राशि का ये स्थिर राशि हो जाती है यहाँ भी, और इस उच्च के हो रहे हैं जो गुरु से क्रमशः षडाष्टक में होने के कारण एक प्रकार से दोष के साथ उपस्थित हो रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति होकर के लग्न को देखना मतलब, और चंद्रमा से मंगल का एक दूसरे से केंद्र में जाना, ये व्यक्ति को धन से, चल अचल संपत्ति से, भूमि से, वाहन से, संपूर्ण मानसिक सुख से देने वाली स्थितियों में, मतलब चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा व्यक्ति के लिए अच्छी जाएगी। लेकिन मंगल की दशा में या राहु में मंगल हो, या जब कभी भी शनि मंगल राहु केतु की दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता भी शामिल होगी, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति जो है वो दशम स्थान में बैठे हैं, और वस्तुतः जो चंद्रमा है उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है और उस पर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं है।
राहु उल्टे देख ले रहे हैं तो भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर राहु के देख लेने से व्यक्ति में धार्मिकता का संचार कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में पितरों का आशीर्वाद भी कई बार प्राप्त होते देखा जाता है और व्यक्ति की कुंडली के लिए वो एक तटस्थ भूमिका में हो जाते हैं। उच्च की दृष्टि से राहु देखेंगे तो व्यक्ति के दाम्पत्य की स्थिति, पत्नी का स्वभाव, पत्नी के साथ मेल, ये सारी चीजें अच्छी होंगी और दाम्पत्य खराब नहीं होगा। चंद्रमा भी यहाँ पे जिस डिग्री में बैठे हैं 13 डिग्री 26 कला अपने ही नक्षत्र में बैठने के कारण, पर इनको कमजोरी कैसे मिल रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो संग खोजते हैं गुरु के, लेकिन वो गुरु से संपर्क में नहीं है, षडाष्टक में बन रहे हैं, इस वजह से ये कमजोरी होगी। उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु भी देख रहे हैं, तो दो पापक ग्रहों का प्रभाव झेलने के कारण कई बार चंद्रमा यहाँ पे कमजोरी का परिणाम देने लगेंगे और व्यक्ति के मन को अनस्टैब्लिश करने का भी एक असर दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जल्दबाजी में निर्णय लेने की क्षमता वाला, या कई बार व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम या पत्नी को जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम बुखार आदि की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति बलगम की समस्या से कई बार ग्रसित हो जाता है और कई बार गले की समस्या से, और कई बार व्यक्ति को जो होता है वो नेत्रों में समस्या भी देखने को बनती है। ये 2 ग्रह बता चुका हूं, अब मंगल और बुध एक साथ बता दूंगा। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में मंगल के बारे में चर्चा करके बता दूं। मंगल इनकी कुंडली के लिए लग्नेश होने के बावजूद भी पापी ग्रह के रूप में जाने जाएंगे अगर वो अपनी राशि में नहीं बैठे हैं तो मंगल लग्न और छठे भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ और अपने भाव से केंद्र में, ये अच्छी बात है। गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट होकर के इस भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में समस्याओं से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति के कारण, और मंगल की दशा में व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति, या मंगल की दशा में व्यक्ति के जीवन में धन के हानि की स्थिति भी बनती है। दोनों ही चीजें, क्योंकि यहाँ पे वो लग्नेश भी हैं और पापी भी हैं तो मध्यम फलदायी हो जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे मंगल जो जिस अवस्था में बैठे हैं वो बाल अवस्था के होंगे और यहाँ पे बैठ करके लग्न को देखने के कारण व्यक्ति के प्रभावों में विकसित वृद्धि होगी। केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, इस नक्षत्र में मंगल के बैठने के कारण व्यक्ति अपने से और गुरु से दृष्ट होने के कारण, यहाँ पे मंगल के केतु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट होने के कारण इसका सीधा सा प्रभाव व्यक्ति समाज के उच्चतम और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाला और अच्छे लोगों से संपर्क रखने वाला होता है। गलत लोगों के संपर्क में जाने का प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि मंगल ने शनि को देखा है इस वजह से। लेकिन मंगल यहाँ पे केतु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट हैं, जो कि स्वयं अनुभवी बने हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठ करके प्रभावों को कमजोर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल के लिए गुरु की दृष्टि लाभदायक होगी, धनदायक होगी, ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि प्रेम और व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली, भाग्य और धर्म का और धन का लाभ पहुंचाने वाली होंगी। गुरु में मंगल की दशा, यहाँ पे मंगल अगर जन्म कुंडली में बुध के साथ युति करते, या मंगल यहाँ शुक्र के साथ युति करते, या मंगल अगर यहाँ पे शनि के साथ युति करते तो अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन नहीं, अच्छी बात, शनि के साथ युति अच्छी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मंगल ने शनि को देखा है, इस वजह से कई बार एक तरफा ये व्यक्ति को गलत रास्तों पे जाने वाला भी बना देते हैं। तो व्यक्ति को गलत कंपनी से बचना चाहिए। बुध की अगर बात करता हूं, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे कमजोर, व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली, और दृष्टि की बात यहाँ पे खत्म। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के, बुद्धिमान और गणना में बहुत ज्यादा तुरंत ही गणना करने वाला, दिमाग का प्रखर बुद्धि और प्रखर होने वाला। बुध 12 में बैठे हैं तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेंगे। यहाँ पे बुध और चंद्रमा का संबंध एक दूसरे से षडाष्टक में है, तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, बुध के 12 में जाने के कारण कई बार चीजें टाइम पे भूल जाती हैं या याद नहीं रहती हैं। बुध यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का, तार्किक और मृदुभाषी बनाते हैं, धन को सही जगह पे संयमित रूप से खर्च करने वाला बनाते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने धन को बचाता है और दूसरों के धन को खर्च करता है, और छिद्रान्वेषी होता है, दूसरों की कमजोरियों को देखने वाला और अपने खुद की गलती को छुपाने वाला होता है। ये बात बनती है। बुध की 7वीं दृष्टि व्यक्ति को परमात्मा की पूजा करने वाली, उपासक, ब्राह्मणों का भक्त और दुश्मनों के खेमे में अकेले जाकर के दुश्मनों को हरा करके और निडर और साहसिक रूप में व्यक्ति को समाज में स्थापित करने वाला बना देती है। सूर्य और बुध के 12वें में बैठने से व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है। मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने से व्यक्ति गलत संगति से बचे। नशा आदि के लोगों से, जो लोग करते हो, जो भ्रष्ट भोजन करते हो, जो गंदी चीजें सेवन करते हो, उन लोगों से संपर्क और संभाषण नहीं करना चाहिए। ये बुध आपकी कुंडली में कुमार अवस्था के बैठे हैं, 9 डिग्री के हैं। ऐसी अवस्था में वो आपको आपकी कुंडली में तो सूर्य की दशा 100% बहुत अच्छी,
चंद्रमा की दशा 100% बहुत ज्यादा बढ़िया, धर्म का लाभ हो, धन का लाभ हो, पुत्र का लाभ हो, विवाह का लाभ हो, कर्म का लाभ हो, ये सारी चीजें। मंगल की दशा 25% का परिणाम करेगी क्योंकि वो मध्यम फलदायी होंगे, और गुरु के प्रभाव में आने के कारण गुरु में मंगल, मंगल में गुरु, ये योग अच्छा बनेगा और व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे कई तरीके से। बुध की दशा जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगी। और अब मंगल बुध तक बात खत्म, अब गुरु और शुक्र को बता देता हूं। इनकी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव के और पंचम भाव के अधिपति होकर के धन के कारक, और धन के कारक नहीं, धन के खर्च कराने के और सही सदुपयोग के कारक होते हैं। वस्तुतः धन के कारक कभी भी गुरु नहीं होते, वो धन लाने के और सही तरीके से धन के खर्च के कारक होते हैं। धन लाने के वास्तविक कारक शनि और शुक्र माने जाते हैं। सूर्य लक्ष्मी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। तो गुरु जो है यहाँ पे वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, जिसके अधिपति नीच के हैं और धन भाव के कारक होकर के अकेले बैठ करके यहाँ पे 18 डिग्री के और 9 अंक बैठा है। यहाँ पे वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे विषम संख्या में। ऐसी अवस्था में कई बार जो है ये ग्रहों के प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। एक बात और भी बताता हूं, इनकी कुंडली में मैं जो नवांश कुंडली में देख रहा हूं, वहां पे ये ग्रह जो है वो नवांश कुंडली में कन्या राशि के बैठ रहे हैं। तो कन्या राशि में आप जब विचार करें तो, हालांकि ये बात तो मैं कल बताऊंगा, पर फिर भी थोड़ी सी बात जरूर कहूंगा कि वहां पे गुरु का शनि के साथ मेल हो रहा है। डिग्री जो गुरु की है वो 18 डिग्री के है। तो ये जो धनु राशि में बैठ करके जब आप 18 डिग्री का नवांश निकालेंगे तो कन्या का नवांश निकलेगा, पर इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पे गुरु जो है वो व्यक्ति को कई बार निगेटिव अप्रोच देंगे और व्यक्ति के विचारों में विषमता पैदा करने का काम करेंगे। अकेले होने के कारण ये धन के लोलुप, धन का लालच, और जितना ही व्यक्ति धन के पीछे भागता है उतना ही कई बार धन से दूर होता सा जाता है, या कई बार व्यक्ति जितना ही परिश्रम करता है उतना ही उसको कम मेहनत पे खटना पड़ता है, कम मेहनत में। ये हमेशा के लिए रहेगा। इस वजह से व्यक्ति को संतुलित होना पड़ेगा और इस वजह से व्यक्ति को कई बार संतोषजनक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को संतुष्टिदायक बनाना ही होगा। गुरु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, या व्यक्ति कई बार लाभ को कमजोर करे, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के धन को देख करके लालायित होता है या लालची हो जाता है, या कई बार एक न चाहते हुए भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाल लेता है, या न चाहते हुए भी कई बार गुरु में राहु चले, राहु में गुरु चले तो धन हड़पने का प्रयास करता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा कई बार अगर होगा तो व्यक्ति समाज के द्वारा त्याग दिया जाता है, या कई बार समाज के द्वारा उसे लांछन या कई बार ऐसी चीजें भी भोगनी पड़ती हैं। क्योंकि शनि का प्रभाव पंचम भाव में होता है, जो तृतीय भाव के अधिपति हैं, तो कई बार जो यश मिलता है उसमें काफी मशक्कत करने के बाद आपको यश मिलता है, लेकिन बाद में जाकर के वो धूमिल सा हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचना होगा। गुरु के बाद अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, तो कर्ज से मुक्ति और व्यक्ति को धन का लाभ देंगे, और यहाँ पे व्यक्ति को बब्बर बनाएंगे और ज्ञान के बल पर व्यक्ति अपने ऊपर लगे किसी भी दुष्प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी, यहां पे शत्रु के अभाव को देखेंगे। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार धन का मालिक तो होता है और यश भी प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को पेट का रोगी भी बना देते हैं और कई बार नशों में संबंधित या गले में संबंधित समस्या देखने को बनती है। 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि यहाँ मंगल के लिए, मित्र की राशि, मित्र को देख रहे हैं, लाभ ठीक है। गुरु में मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, ये गुरु की बात थी। अब जब आप शुक्र को देखते हैं तो शुक्र इस कुंडली के लिए परम पापी, और परम पापी तो नहीं, मारक ग्रह के रूप में और बहुत ही कमजोर प्लैनेट के रूप में नीच के होकर के बैठे हैं। ध्यान से समझिए। तो जन्म कुंडली में अगर मारक ग्रह या जन्म कुंडली के द्वितीय और सप्तम या अष्टम या 6ठे 12वें 8वें भाव के अधिपति अगर कमजोर होकर के बैठे हों तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि अगर वो मजबूत हुआ तो वो ग्रह के लिए बुरी बात अच्छी बात हो जाती है और जातक के लिए बुरी बात हो जाती है। शुक्र अगर जन्म कुंडली में मारक हो रहे हों और जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठ करके व्यक्ति के अंदर पाप भरने का विचार कर रहे हों, लेकिन अगर वो जन्म कुंडली में नीच के हैं, जिनके परिवर्तन होने के कारण कई बार उनका नीच भंग भी कहा जाएगा, क्योंकि परिवर्तन योग बना। हालांकि एक बात जो है कि नीच भंग होना त्रिकोण और केंद्र से होता है, ना तो यहाँ पे बुध और शुक्र का संबंध केंद्र के का बन रहा है और ना ही त्रिकोण का बन रहा है, लेकिन परिवर्तन योग दोबारा बन जाने के कारण और दशम भाव के अधिपति के साथ लाभ भाव के अधिपति के बैठने के कारण व्यक्ति को कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति तभी सफल होता है जब अपने जन्म स्थान से दूर जाए। तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ही रहना चाहिए। या तो मैंने दक्षिण दिशा बताई है, उत्तर दिशा बताई है, उस दिशा में आप जा सकते हैं। एक बात और भी बात है कि यहाँ पे शुक्र जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में 5 डिग्री के हैं, तो ये अवस्थागत
6 नंबर की राशि, सम संख्या की राशि, कुमार अवस्था के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में ये शुक्र जो है वो 50% का परिणाम करते देखे जाएंगे। लेकिन ग्रह चूंकि नीच का है, इस वजह से संपूर्ण ऐश्वर्य की प्रभाव में उसकी कमजोरी रहेगी। तो व्यक्ति कई बार जो टॉप लेवल का प्रभाव जो खोजता है या ढूंढ रहा है, उसमें उसकी थोड़ी कमजोरी हो जाएगी। लेकिन संपूर्णतया जब शुक्र की दशा चलेगी या राहु में जब शुक्र आएंगे, तो व्यक्ति लाभ कमाएगा, तो व्यक्ति धन कमाएगा। लेकिन उस समय व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लोगों के आगमन और निगेटिव लोग आएंगे और आपका लाभ भी उठाएंगे। और कई बार व्यक्ति जो होता है वहां पे गलत लोगों की संगति में, या कई बार वीर्यहंता होता है, अपने पौरुषत्व का कमजोर होता है, धन हानि करता है और पैसे बचा नहीं पाता है। ये बात भी बनती है। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं। तो क्रमशः अगर आप गौर करें तो शुक्र को भी बल कहीं से भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार रोगी पत्नी मिल जाती है, तो कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। और कई बार ये बात भी बनती है कि व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की कमजोरी भी देखी जाती है। हालांकि यहाँ पे शुक्र के नीच होने का प्रभाव जो बन रहा है, उसमें राहु के साथ बैठ जाने से उसमें एक पॉजिटिव नेचर भी मिल रहा है और ग्लो कर रहा है। इस वजह से व्यक्ति के प्रभाव में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां भी दिख रही हैं, पर संपूर्णतया नहीं, क्योंकि शुक्र मारक हैं। अपनी दशा काल में व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज करेंगे और कमजोर भी करेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये बातें मैंने बताई। शुक्र और शनि का एक दूसरे को देखना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजनीतिक लाभ प्राप्त करता है, पदस्थ अधिकारी भी बनता है। कई बार हेर फेर में भी पकड़ा जाता है। इस वजह से इससे भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। शुक्र के साथ राहु है, कई बार व्यक्ति जो होता है वो कानूनी पेचों में कई बार पड़ जाता है, जिससे उसको बचने के प्रभाव में विकसित होने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो अपने आप को हमेशा ही ऐसे लोगों के साथ मित्रता में शामिल रखिए। अपने मित्रों को बना करके रखिए जो विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़े हो सके। कई बार कानूनी जानकारी, जो कानून के जानकार हों, ऐसे लोगों को मित्र बनाइए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर हों, उन लोगों को मित्र बनाइए। जो पदस्थ अधिकारी हों, उन लोगों के साथ अपने संबंध विकसित करिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध विकसित होने पे जब कभी भी आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो शुक्र की दशा में प्रायः कमजोर होने के भाव देखे जा रहे हैं, उसमें उस समय आपको इन सब लोगों से लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। क्लियर है? अब शनि और राहु की बात बता देता हूं। अब इनकी कुंडली में मैं शनि की बात करता हूं, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण इस कुंडली में वो संपूर्ण परिणामों को कमजोर करने वाले या कमजोर हो जाते हैं। कई बार मिनिमाइज कर देते हैं, मेहनत के फल को देर से देते हैं। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कई लोगों के साथ शारीरिक संबंधों में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति जो होता है वो कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे बचना होगा। और व्यक्ति को यौन रोगों से बचना होगा। उसके बाद कई बार जो होता है वो व्यक्ति को गंभीर रूप से पेट की समस्या हो जाती है। स्किन से संबंधित समस्या भी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप शनि को देखते हैं तो शनि जो है वो किसी भी प्रकार से राहु से दृष्ट है, और लग्न के अधिपति मंगल भी देख रहे हैं। तो शनि मंगल का प्रभाव ऊपर से, इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है। शुक्र देख रहे हैं जो इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होते हैं, जो स्वयं नीच के हैं और मृतप्राय हैं 5 डिग्री के होने के कारण। ऐसी स्थिति में तो सूर्य के नक्षत्र में बैठने के कारण सूर्य और शुक्र क्रमशः कांति के कारक होते हैं, चाहे वो चेहरे पे हो या शरीर के किसी भी हिस्से का हो। तो ये दोनों अगर नीच के हो जाते हैं और शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव हो, और अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छे नहीं हो, तो ये कई बार व्यक्ति के रक्त से संबंधित या रक्त विकार के कारक बन जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने रक्त को हमेशा ही साफ और शुद्ध रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास करना चाहिए, कर लेना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि मन में संदेह पैदा करने वाली और समाज से विरक्ति का भाव अपनी दशा काल में दिखाती है। व्यक्ति कई बार अपनी दशा जब शनि की आएगी तो अलग जाना चाहेगा, अलग होना चाहेगा, लोगों से संपर्क साधना कमजोर कर देता है, कम कर देता है, साधुता का भाव आता है, निगेटिविटी कई बार फैल जाती है, अकेलापन महसूस करता है, लोनली फील करता है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां लाभ देने वाली और व्यक्ति को कई तरीके से धन कमाने वाली, घुसखोरी के भी काम में कई बार लिप्त रखने वाली हो जाती है। 10वीं दृष्टि गुरु पे पड़ेगी, और गुरु का प्रभाव यहाँ पे जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव से और गुरु के प्रभाव में शनि का प्रभाव गुरु पे होगा। तो यहाँ पे व्यक्ति को धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण बनाने के साथ साथ शत्रु की राशि को देखेंगे। ऐसी स्थिति में कई बार वहां पे साम्य भी होगा, क्योंकि वहां का अधिपति वहां बैठा है, तो कम से कम उस भाव को वो कमजोरी नहीं मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में प्रेरक कहानियों से और कई बार
नल दमयंती की कथा जरूर ही सुन लेनी चाहिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और उसके बाद हनुमान बाहुक या हनुमत कवच हमेशा ही पढ़ना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, या रात्रि में नमक का सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर सुनना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से बजरंग बली की पूजा, आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री में जो ग्रह उपस्थित है उसके आधार पर सबसे ज्यादा डिग्री में उपस्थित है गुरु 18 डिग्री के, और वो नवांश कुंडली में जा रहे हैं गुरु कन्या राशि के। इस आधार पर व्यक्ति को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जप भी करना चाहिए, या अगर हो सके तो मैं आपको एक मंत्र भेज दूंगा, आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली है। संपूर्णतया अगर ये बात कहें तो शुक्र आपकी कुंडली में मृतप्राय बने, इस वजह से कई बार ऐश्वर्यहीनता की स्थिति बनेगी। शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था को है वो 7 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे। राहु और केतु की जो डिग्री बन रही है वो 13 डिग्री के युवावस्था के होने के कारण, और आपकी कुंडली में वो अच्छे बैठे हैं, पापी भाव में बैठे हैं, तो कई बार से व्यक्ति को लालची भी नेचर देंगे। लेकिन आपकी कुंडली में वो अशुभ भाव में बैठे हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा कि नवांश कुंडली में जो बात बन रही है, नवांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली में अशुभ भाव में बैठने के कारण कई बार व्यक्ति को कमजोरी भी दे देते हैं। यहाँ पे भाव अशुभ यहाँ नहीं है, भाव अशुभ यहाँ है, पर राहु यहाँ पे व्यक्ति को तार्किक, बुद्धिमान, बुध राहु के नक्षत्र में बैठे, और साथ ही साथ राहु जो है वो शुक्र के साथ बैठे तो व्यक्ति को खर्चीला नेचर का बना देते हैं। और व्यक्ति कई बार दूसरों के धन को अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहता है, और कई बार दूसरों के धन को देकर के ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी अपना लेता है। तो ऐसी कोई भी चीजों में आप अपने आप को लिप्त मत रखिए। आप वृश्चिक लग्न के हैं, जल्दबाजी मत करिए, किसी को देख करके जलिए मत, और किसी को देख करके अपने अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना या दुर्व्यसन से युक्त होने का कोई प्रभाव मत रखिएगा। बिल्कुल स्पष्टवादी बनिए, श्रेष्ठ बनिए, अपने विचारों को और भी ज्यादा उत्तरोत्तर धार्मिकता से युक्त रखिए, और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। ये आपकी बात बनती है। आपकी कुंडली में मैंने क्रमशः सारी चीजों को शामिल करने का प्रयास किया है, बाकी जो चीजें होंगी वो मैं कल बता दूंगा। इस कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति नीचाभिलाषी हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। मंगल का प्रभाव भी है, तो व्यक्ति अपने माता और पिता से संबंध अच्छा बनाए, और खास करके अगर मैं देखता हूं तो माता बहुत अच्छी हैं, पिता भी बहुत अच्छे हैं। पिता थोड़े से हो सकता है कि रूडली बिहेवियर रखने वाले हों मंगल के कारण, लेकिन वो हैं मित्रवत अगर उनके साथ संबंध रखा जाए। लेकिन फिर भी एक शीशे की दीवार हमेशा रहती है, क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं, वहां मंगल बैठे हैं, तो थोड़ा सा एक प्रभाव रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राहु और केतु आपके लिए कैसे हैं वो मैंने बता रखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।